हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आपको याद होगा हमने 21 क्वेश्चन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ना जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बड़ा बेसिक चीज़ देखे हुए थे, कूलाम्स लॉ और चार्ज की जो प्रॉपर्टी देखे थे, उस पर हमने 21 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए भाई, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब अपना असाइनमेंट निकालिए फटाफट, जो क्वेश्चन वाला असाइनमेंट है इलेक्ट्रोस्टैट्स का असाइनमेंट निकाल लीजिए। कॉपी निकाल दीजिए, कॉपी पर 22 नंबर क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन लिख लीजिए और उसके बाद से तैयार हो जाइए मेरे साथ, ठीक है। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं अपना 22 नंबर क्वेश्चन। 22 पढ़ो भाई। क्वेश्चन कह रहा है तीन समरूप गोले, भाई तीनों समरूप है, ए बी सी दिखाई दे रहे हैं। ये एक गोला है ए, ये एक गोला है बी और ये एक गोला है सी। तीनों समरूप है, समरूप मतलब समान आकार है, समान त्रिज्या के है ना जी। तीन समरूप गोले, तीन समरूप गोले जिस पर +2q, एक पर वो आवेश है +2q, एक पर है -3q और एक पर है +4q। तो चलो पहले बता दो, गोले ए पर आवेश है भाई +2q, बी पर है -3q और सी पर है +4q। तीनों समरूप है, सेम साइज का है। सेम साइज का होने के कारण जानते हो क्या होगा, टच करेंगे ना दोनों, किसी भी दो गोले को टच करेंगे ना, तो दोनों का टोटल चार्ज का आधा इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, आधा इस पे। किसी भी दो को टच करेंगे तो दोनों को मिला करके जो नेट अलजेब्रिक सम के बराबर जो चार्ज होगा, नेट चार्ज जो होगा, दोनों को मिला के टोटल जो चार्ज बनेगा उसका आधा एक पर आधा एक पर जाता है। तो भाई तीन समरूप गोले, तीन समरूप गोले ए बी और सी, जिन पर +2q, -3q और +4q आवेश है। भाई अब कह रहा है कि सबसे पहले हम गोले ए को बी से टच कराते हैं। अब ए को बी से टच करा दिए ना जी। अब गोले ए को बी से टच करा दिए, तो भाई हम, ये गोला है आपको ए, ये गोला है बी, गोले ए को बी से टच करा दिए और टच करा के अलग कर दिए। भाई इस गोले पे कितना था, प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस पे था +2q, इस पे था -3q। तो जैसे ही टच कराएंगे, जैसे ही दोनों गोलों को हम टच कराएंगे और टच करा के अलग करेंगे, जैसे ही अलग करेंगे तो टच कराएंगे तो टोटल दोनों पर टोटल आवेश कितना है, टोटल आवेश q टोटल कितना है भाई, +2q पहले पर और +-3q दूसरे पर। तो टोटल आवेश भाई, गोले ए और बी को जब टच कराएंगे तो टोटल आवेश दोनों पर मिला के कितना होगा, +2q -3q। तो भाई ये हो जाएगा टोटल आवेश q टोटल बराबर 2q में से 3q जाएगा तो -q, टोटल आवेश -q हो गया। भाई ये +2q है -3q, तो टोटल मिला देंगे तो +2q से -2q कट जाएगा, -q बचेगा, तो टोटल आवेश -q हो गया। और -q, अब जैसे ही टोटल दोनों को सटा देंगे तो टोटल तो -q हो गया आवेश, क्योंकि इसका +2q इसके -2q से बैलेंस हो जाएगा, प्लस और माइनस बैलेंस हो जाएगा, -q बचेगा। तो पोटेंशियल के हिसाब से आधा इस पे चला जाएगा, आधा इस पे चला जाएगा। और जैसे ही ए और बी को अलग करेंगे भाई, ए और बी जब फाइनल में अलग होगा तो भाई क्या होगा, तनी साफ साफ बना दे भाई। ए और बी फाइनल में जब अलग होगा तो क्या होगा, टोटल आवेश कितना है भाई, -q। ये +2q से -2q कट जाएगा, -q बचेगा, मतलब दोनों पर मिला के -q आवेश होगा। और जैसे ही अलग करेंगे तो आधा इस पे और आधा इस पे, यानी गोले ए पर और बी पर जब अलग कर देंगे तो इस पर भी -q का आधा यानी -q/2 इस पर आवेश रहेगा और इस पर भी -q/2 ना जी। पोटेंशियल के हिसाब से बट जाएगा। तो भाई तीन गोले ए बी और सी जिस पर +2q -3q और 4q आवेश था, ये पहले ए और बी, गोले ए और बी को टच किया जा रहा है भाई। जैसे ही गोले ए और बी को टच करेंगे तो ए और बी को टच करेंगे तो टोटल आवेश दोनों को मिला करके कितना होगा, ए और बी पर टोटल आवेश q टोटल बराबर +2q -3q, तो -q टोटल आवेश मिला करके -q होगा। और जैसे ही टच करेंगे और टच करके जैसे ही दोनों को अलग करेंगे तो टोटल आवेश -q का आधा इस पर आ जाएगा, आधा इस पर, तो -q/2 -q/2। तो ए पर -q/2 और बी पर -q/2। तो वो पहले हम ए को बी से टच कराते हैं और फिर बी को सी से। बाबू अब बी को, अब ये बी ये वाला हो गया ना, अब ये बी वाला हो गया, अब बी को अब सी से कराते हैं। अब देखिए तो भाई, अब बी पर कितना हो गया है, ये भाई गोला बी है, गोले बी पर अब तो हो गया भाई
-q/2। गोले बी पर -q/2 है। और अब इसको गोले बी को, अब गोले बी को सी से टच कराते हैं। सी बाबू ये वाला है सी, तो सी पर सही पूछो तो सी पे +4q चार्ज है, सेम साइज का है +4q। और जैसे ही टच करा के, फिर लास्ट में अलग करेंगे, लास्ट में फिर क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो दोनों पर अलग अलग आवेश बताना है। तो भाई जैसे ही टच करोगे, तो अब नेट चार्ज कितना होगा, जैसे ही टच करोगे बी को और सी को, जैसे ही तुम टच करोगे, इस बी को और सी को टच करोगे, तो जो टोटल चार्ज होगा दोनों को मिला करके, जो नेट चार्ज होगा उसका आधा इस पे बटेगा, आधा इस पे। तो नेट चार्ज पहले क्यू टोटल कितना होगा, इसका है +4q और इसका है -q/2। तो 4×2 = 8q, 8q में से q जाएगा 7q/2, यानी टोटल चार्ज हो जाएगा भाई 7q/2। अब 7q/2, अब दोनों पढ़ने में टोटल चार्ज होगा 7q/2 मतलब 7/2 मतलब 3.5q, 3.5q। अरे भाई 4q में से q/2 हट जाएगा, 4q में से q/2 हटेगा, 3.5q आवेश होगा दोनों पर मिला करके, 3.5q, तो 3.5q का आधा इस पे जाएगा, आधा इस पे जाएगा। तो चार्ज ऑन बी बराबर होता है भाई 7q/2 का भी आधा हो जाएगा, यानी 7/2×4q, 7/4q बी पर भी होगा और सी पर भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा 7/4q। अच्छे, और ए पर स्टार्टिंग में क्या था, हमको किस पर पूछ रहा है देखो तो सी पर फाइनल चार्ज, तो भाई सी पर तो फाइनल चार्ज यही होगा 7/4q। हमको तो बी पर भी निकल गया 7/4q, सी पर भी 7/4q, और ए पर कितना होगा -q/2। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था। 22 खत्म, आ जाइए अब 23 पर। बढ़िया क्वेश्चन है 23 नंबर। भाई 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी ईटा % बढ़ा दें, ईटा लेकिन बहुत बहुत छोटा है, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये क्वेश्चन नहीं है, हम खुद गलत लिखे हैं। तो बल कितना % घट जाएगा, ठीक है। बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी ईटा % बढ़ जाए, दूरी अगर आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है तो बल तो घटता ही है, डेफिनेट है। तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं, बल कितने % घट जाएगा। देखो भाई 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर दो आवेशों, भाई एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, करा कि, और दोनों के बीच की दूरी r है। करा कि अगर दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी, ये दूरी r ईटा % बढ़ जाए, तो भाई अब ये Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी, Q1 और Q2 के बीच की दूरी अब r नहीं है, r में ईटा % बढ़ गया, r + ईटा r/100। समझ रहे हो ना, ईटा % क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन इसमें ईटा कह रहा है कि बहुत छोटा है बाबू, यही ध्यान देना है। हम इसको दूसरे प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले से बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि अगर दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी, दूरी जो r है वो ईटा % बढ़ जाए, यानी r + ईटा r/100 हो जाए, ईटा % बढ़ जाए, तो हमको, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी ईटा % बढ़ जाए, यानी बाबू दूरी r कितने % बढ़े, r ईटा % दूरी बढ़ जाए, तो बल कितने % घट जाएगा। अगर ध्यान दो तो दो आवेशों के बीच बल का सूत्र क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बल का सूत्र है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसमें केवल दूरी बढ़ रही है, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट होता है, स्पेशल कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। Q1 Q2 को भी नहीं बदला जा रहा है, इसको भी काट दो, ये और ये कांस्टेंट है, तो देखो यहाँ पे F बराबर हो गया 1/r²। तो अब अगर F बराबर 1/r² हो गया, तो तुम सीधे सीधे कर सकते हो F में परसेंटेज चेंज, डेल्टा F % बराबर r का स्क्वायर है, तो दो को दो करके आगे आ जाएगा, इंटू r में परसेंटेज चेंज, डेल्टा r %। तो दो तो दो हो गया, और r में परसेंटेज चेंज, दूरी r कितना % बढ़ा है, ईटा %। तो बल में परसेंटेज चेंज होगा, बल में जो कमी होगी 2 ईटा % की कमी हो जाएगी, 2 ईटा। लेकिन बाबू ये 2 ईटा % की कमी होगी, और कमी को माइनस से दिखा देते हैं, तो -2 ईटा % की बल में कमी हो जाएगी, समझ रहे हो ना।
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भाई कि अगर दो आवेश हो Q1 और Q2 के बीच की दूरी r ईटा परसेंट बढ़ जाए, यानी बाबू दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी ईटा परसेंट बढ़ गई, तो r प्लस ईटा r बटा 100, यानी दूरी r बढ़ गई ईटा परसेंट। ये ईटा बहुत कम है, छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। बाबू दूरी ईटा परसेंट बढ़ जाएगी तो बल तो घटेगा ही, लेकिन बल कितने परसेंट घटेगा? बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है ख़त्म, ये कांस्टेंट है ख़त्म, तो F बराबर 1/r स्क्वायर। तो परसेंटेज चेंज इन F यानी डेल्टा F परसेंट बराबर 2 कूद के आ गए, 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन R, और 2 तो 2, और R में कितना परसेंट का वृद्धि हो गया है? दूरी ईटा परसेंट बढ़ गई तो 2 ईटा परसेंट, बल घट जाएगा। तो भाई इसके साथ हमने 23 नंबर कंप्लीट भी कर लिया। फटाफट बोलो भाई 24 नंबर क्वेश्चन। भाई 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान नाभिक का एक प्रोटॉन, भाई रेडियो एक्टिविटी नाभिक से होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या है थोड़ा सा बता दें बाबू। रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं? भारी नाभिकों से, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, नाभिक है, न्यूक्लियस है भाई। यार बार बार मोबाइल का आ रहा है, एक मिनट। भाई रेडियो एक्टिविटी क्या है? भाई भारी नाभिकों से, इस भारी नाभिक से अपने आप अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने की प्रक्रिया को, भारी नाभिकों से अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। भाई जब रेडियो एक्टिविटी की घटना होती है न, तो नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। कह रहा है कि देखिएगा, रेडियो एक्टिविटी के दौरान नाभिक का एक प्रोटॉन, रेडियो एक्टिविटी के दौरान नाभिक का ये वाला प्रोटॉन, नाभिक का एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना रहा है। भाई नाभिक का एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या बना रहा है? न्यूट्रॉन बना रहा है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। तो प्रोटॉन द्वारा अवशोषित कण पर क्या आवेश होगा? भाई तो यहाँ पे तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का तो पालन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस ई आवेश है रिएक्शन के पहले। नेट चार्ज अगर देखा जाए, नेट चार्ज प्लस ई है और न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज जीरो है, तो प्रोटॉन कुछ ना कुछ अवशोषित कर रहा होगा, और प्रोटॉन पर अगर देखा जाए तो प्लस ई है, तो वो जो अवशोषित कर रहा है उस पर ज़रूर माइनस ई होना चाहिए, तभी तो प्लस ई और माइनस ई मिल करके टोटल जीरो हो जाएगा। और न्यूट्रॉन बन जा रहा है तो लास्ट में न्यूट्रॉन पर भी जीरो और इस पर भी जीरो, तो प्रोटॉन जो अवशोषित कर रहा होगा, वो प्रोटॉन जो अवशोषित कर रहा होगा वो उस पर ज़रूर माइनस ई आवेश होना चाहिए। तो रेडियो एक्टिविटी की घटना में नाभिक का एक प्रोटॉन जो है, नाभिक का ये वाला प्रोटॉन जो है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना रहा है। तो प्रोटॉन कौन सा कण अवशोषित कर रहा होगा? प्रोटॉन जो कण अवशोषित कर रहा होगा उसका आवेश क्या होगा? भाई प्रोटॉन पे प्लस ई आवेश होता है, तो वो जरूर माइनस ई अवशोषित कर रहा होगा, तो तभी ना प्लस ई और माइनस ई मिला करके जीरो, और रिएक्शन के पहले भी जीरो और बाद में भी जीरो। बहुत अच्छा। तो आंसर होगा कि जो कण अवशोषित कर रहा होगा उस पर आवेश माइनस ई होगा। आंसर होगा भाई माइनस ई। चलिए ये तो 24 नंबर हो ही गया। अब भाई हम आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित आवेशित कणों पर न्यूनतम कितना बल हो सकता है? बाबू एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच सबसे कम बल कितना हो सकता है? बाबू दूरी तो फिक्स कर दिया, दूरी है 1 मीटर, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित आवेशों के बीच सबसे कम बल क्या होगा? अच्छा, सबसे कम आवेश, यहाँ सबसे कम आवेश रखें, यहाँ सबसे कम आवेश, दोनों आवेश सबसे कम हो तो बल भी सबसे कम होगा। और सबसे कम आवेश कितना होता है? सबसे कम आवेश होता है बाबू 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻तो यहाँ भी सबसे कम आवेश रख रहे हैं, Q1 भी 106 × 10⁻⁻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 ⁻ एक 106 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ अगर दोनों जगह कम कम आवेश रखें तो दोनों के बीच बल जो लगेगा वो भी कम होगा। तो भाई अगर दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हों तो उनके बीच सबसे कम बल कितना लगेगा वो निकालना है। तो आवेश सबसे कम रख दिए हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना, इधर भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश रख दिए, तो बल सबसे कम होगा। भाई बल का सूत्र F
या F0। निर्वात में ही पूछ रहा है, नहीं कहे तो निर्वात। तो दोनों आवेशों के बीच बल F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। भाई 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 गुणे 10⁻9। वेल नोन मान है, फिक्स मान है। 1/4 पे एप्सिलॉन 0 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q1 है बाबू 106 गुणे 10⁻19 कूलाम इंटू Q2 है 106 गुणे 10⁻19 कूलाम और बटा आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये तो 1 हो जाएगा, 16 16 या 256 हो जाएगा। तो F0 बराबर 9 गुणे 2.56 गुणे भाई 16 16 या 256 यानी 9 गुणे 2.56 गुणे 10⁻19 -19 और +9 10⁻29। भाई अगर देखोगे F0 बराबर 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5 9 5 45 45 और 5 50 9 2 18 5 23 23.04 गुणे 10⁻29 न्यूटन। तो भाई दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच सबसे कम बल इतना ही हो सकता है, क्योंकि सबसे कम आवेश हम दोनों को ले लिए हैं तो बल भी सबसे कम इतना ही होगा। इस बल से कम बल पॉसिबल नहीं है। 25 नंबर कंप्लीट भाई। 26 नंबर देखिए, 26 भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या कहा जाए, बेकार ही है। कह रहा है यदि NaCl का बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम हो तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच लगने वाला बल निकालें। बाबू तुमको तो पता है कि NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक, भाई NaCl एक आयनिक यौगिक है। ये NaCl आयनिक यौगिक है, Na प्लस होता है और Cl माइनस। कह रहा है यदि NaCl का बॉन्ड लेंथ, NaCl का बॉन्ड लेंथ मतलब Na और Cl के बीच की दूरी, अगर NaCl का बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम हो और भाई Na प्लस कब बनता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस पर आवेश कितना होगा? Q1 बराबर +1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम और इस पर आवेश Q2 कितना होगा? -106 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कह रहा है कि अगर NaCl का बॉन्ड लेंथ, भाई अगर NaCl का बॉन्ड लेंथ, Na मतलब Na प्लस और Cl मतलब Cl माइनस, भाई NaCl आयनिक यौगिक है तो Na प्लस Cl माइनस, इन दोनों आयन्स के बीच की दूरी r 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर है। तो भाई Na प्लस के घन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इतना आवेश और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इतना आवेश। तो कह रहा कि अगर NaCl का बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच बल, भाई ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस और माइनस आकर्षित करेंगे तो आकर्षण का बल F बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो भाई 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कितना होता है? 9 गुणे 10⁻9। 1/4 पे एप्सिलॉन 0 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q1 कितना है भाई? 106 गुणे 10⁻19 106 गुणे 10⁻19 गुलाम। और Q2 भी माइनस में है, छोड़ दो माइनस, 106 गुणे 10⁻19 गुलाम। माइनस बस आकर्षण का बल बताएगा बटा आर स्क्वायर। आर कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻20। तो बल हो जाएगा F बराबर भाई 9 गुणे 106 गुणे 106, ये आता है 23.04 गुणे 10⁻19 -19 अच्छा -20 से ऊपर जाएगा तो +20 20 +20 और 9 20 और 9 29 29 है और -38 है तो भाई 10⁻9 हो जाएगा ना। 23.04 गुणे 10⁻9 न्यूटन। भाई ज़बरदस्त बल है, बहुत ज़्यादा बल है। तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस के बीच का बल इतना ही होगा। तो भाई 26 नंबर क्वेश्चन भी हमने बड़े आसानी से कर लिया। तो चलिए भाई अब 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखिए, समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत होगा तो फटाफट कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है भाई 9955290404। चलिए भाई 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। दो प्रोटॉन्स हैं भाई, ये भी प्रोटॉन है यानी P प्लस और ये भी प्रोटॉन है P प्लस। दो प्रोटॉन्स दो P प्लस एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम।
10⁻10 मीटर। कर अभी कि दो प्रोटॉन्स P प्लस दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत अच्छा भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रोटॉन में तो आवेश तो होता ही है, लेकिन प्रोटॉन में मास भी तो होता है। प्रोटॉन का मास m1 कितना है भाई? प्रोटॉन का मास होगा 1.67 गुणे 10⁻27 kg, और इस भी प्रोटॉन का मास m2 बराबर होगा 1.67 गुणे 10⁻27 kg होगा ना। कह रहा है कि दो प्रोटॉन, भाई ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, दो प्रोटॉन P प्लस दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, यानी 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर की दूरी पर है। भाई इस प्रोटॉन में मास है, मास कितना है? इस प्रोटॉन का मास इतना है, इस प्रोटॉन का भी मास इतना ही होता है। तो अगर दो प्रोटॉन इतनी दूरी पर हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल, भाई इस प्रोटॉन में द्रव्यमान तो है ही है ना, आवेश तो है ही है। आवेश की बात अभी छोड़ दो, इसमें भी द्रव्यमान है, इसमें भी द्रव्यमान है, दोनों में द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान वाले हर कण के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? उसका सूत्र होता है F बराबर G m1m2/r²। जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10⁻11। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 गुणे 10⁻11 इंटू m1। m1 कितना है भाई? 1.67 गुणे 10⁻27 kg, और m2 भी उतना ही है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और बेटा आर का स्क्वायर, आर दूरी है, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻20। तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आप आसानी से इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ दोनों प्रोटॉन्स के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कह रहा है कि दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकाले, तो गुरुत्वाकर्षण बल F ग्रेविटेशनल बराबर G m1m2/r² से निकल गया। अब भाई वही कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल तो निकाल दीजिए, हम गुरुत्वाकर्षण बल निकाल दिए, अब विकर्षण बल भी निकालना है। भाई हमें पता है प्रोटॉन में मास था, तो मास के चलते गुरुत्वाकर्षण बल लगा। अब प्रोटॉन पे आवेश भी तो होता है, तो भाई आवेश के चलते विकर्षण बल निकालना है। अब भाई अब हमको विकर्षण बल, एक बात बताओ, ये भी प्रोटॉन है P प्लस, और भाई ये भी प्रोटॉन है P प्लस, दोनों प्रोटॉन R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर की दूरी पर है। ये प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इस प्रोटॉन का आवेश Q1 बराबर है, प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, और इस प्रोटॉन पे भी प्लस चार्ज होगा, और इस पे चार्ज दूसरा आवेश है Q2 बराबर प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। कर अभी कि दो प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, तो दोनों के बीच विकर्षण बल भी निकालना है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के चलते लग रहा था, और भाई द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगबे करेगा, और आवेश है तो विकर्षण बल भी लगेगा। तो दो प्रोटॉन हैं, दोनों प्रोटॉन बाबू 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर की दूरी पर हैं, तो दोनों के बीच विकर्षण बल, भाई विकर्षण बल F इलेक्ट्रिक, विकर्षण बल F इलेक्ट्रिक का सूत्र क्या होता है? दो आवेशों के बीच विकर्षण बल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁹ इंटू Q1, प्रोटॉन का आवेश 106 गुणे 10⁻19 कूलाम, और इंटू Q2 भी प्रोटॉन है, होल स्क्वायर बटा R है 10⁻10, 10⁻10 दूना 20, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इतना हो गया। तो भाई दो प्रोटॉन्स में मास है, तो मास के चलते ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, जो निकाल दिए गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र से। दोनों प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, प्लस प्लस के बीच विकर्षण बल लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों निकाल दिए। अब आपको कैलकुलेशन करना है। अब कह रहा है कि अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की तुलना ग्रेविटेशनल फोर्स से करें, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहाँ पे अइबे किया है ये चीज़, तो इलेक्ट्रिक फोर्स रख दीजिएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स रख दीजिएगा, दोनों की तुलना कर दीजिएगा, ठीक है। यानी उन दोनों बलों का अनुपात निकालना है, विकर्षण बल और ग्रेविटेशनल बल का अनुपात निकालना है। भाई निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन,
भाई 28 नंबर क्वेश्चन अपना असाइनमेंट निकालो और पढ़ो भाई। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो प्रोटॉन्स के बीच वह दूरी निकालें ताकि उनके बीच लगने वाला विकर्षण बल उसके भार के बराबर हो जाए। भाई दो प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब P प्लस, दो प्रोटॉन्स के बीच की वह दूरी निकालो, यह भी प्रोटॉन P प्लस। समझ लो भाई, दो प्रोटॉन्स के बीच की वह दूरी r निकालनी है, दो प्रोटॉन्स के बीच की वह दूरी निकालनी है ताकि दोनों प्रोटॉन्स यानी दोनों प्लस प्लस के बीच जो विकर्षण बल लगे वो विकर्षण बल इलेक्ट्रिक फोर्स, विकर्षण बल F इलेक्ट्रिक प्रोटॉन के भार के बराबर हो जाए, उसके भार यानी mg के बराबर हो जाए, ये विकर्षण बल mg के बराबर हो जाए। कह रहा है भाई दो प्रोटॉन्स, समझ लीजिए, दो प्रोटॉन्स के बीच की वह दूरी निकालें, दो प्रोटॉन से, ये भी प्रोटॉन है P प्लस, ये भी P प्लस, दो प्रोटॉन के बीच की वह दूरी निकालें, वो दूरी r निकालनी है कि दोनों के बीच, दोनों प्रोटॉन प्लस प्लस है तो दोनों के बीच जो विकर्षण बल लगे F इलेक्ट्रिक उस प्रोटॉन के भार के बराबर हो जाए, भार यानी mg के बराबर हो जाए। तो दूरी निकालना है तो वो दोनों के बीच जो विकर्षण बल लग रहा है F इलेक्ट्रिक वो उसके भार के बराबर हो जाए यानी mg के बराबर हो जाए। अच्छा, दोनों प्रोटॉन के बीच विकर्षण बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच विकर्षण बल F इलेक्ट्रिक बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर बराबर mg। हमको दूरी निकालनी है तो दूरी आर स्क्वायर इधर जाएगा, mg आ जाएगा नीचे, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर इधर जब चला जाएगा, आर स्क्वायर इधर भेज दो तो 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा mg हो जाएगा। भैया बोलो 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के पावर 9, 1/4πε0 रख दिए इंटू Q1 है पहले प्रोटॉन का आवेश 106 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, इंटू Q2 है दूसरे प्रोटॉन का आवेश 106 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम बटा 1/4πε0, 9 गुणे 10 का 9 रख दिए हैं, Q1 रख दिए, Q2 रख दिए, Q1 और Q2 हमने रख दिया बटा mg, m और g, m कितना है भाई, प्रोटॉन का मास कितना होता है 106 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg इंटू ग्रेविटी होता है 10, तो उससे भाई हमको आर स्क्वायर का मान मिल जाएगा। अगर आर निकालना है तो अंडर रूट ये सारा मान, अंडर रूट ये सारा मान, तो वो दूरी निकल जाएगी। हाँ, हमको इतनी दूरी पर रखना होगा तो जा करके उनके बीच जो विकर्षण बल लग रहा है वो विकर्षण बल F इलेक्ट्रिक वो उसके प्रोटॉन के भार के बराबर हो जाएगा। 28 भी हो गया भाई, बहुत अच्छा। फटाफट आप लोग इन सबको भाई साथ साथ नोट करते चलिए। आपको पता है ना कि ये सारा चीज़ आपको बना के लाना है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है हाइड्रोजन के परमाणु में, 29 ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल निकालें। भाई हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या Z1 होता है, तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन बस नाभिक का गोल गोल चक्कर लगाता है ना जी। और आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पहले कक्षा की जो त्रिज्या होती है, यानी हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर, 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर चक्कर लगाता है, 0.53 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर। कह रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु में, हाइड्रोजन के परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल निकालना है। भाई हमें पता है कि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु संख्या Z1 होता है, तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, चक्कर लगाता है। और भाई हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा की त्रिज्या यानी इसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। और भाई नाभिक पर पहला आवेश Q1 कितना है, प्लस 1.6 गुणे 10 कर माइनस 19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन है इस पर आवेश Q2 बराबर माइनस 106 गुणे 10 के माइनस 19 कूलाम। तो भाई ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी ये दो आवेश के बीच लगने वाला बल, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4πε0
Q1 इंटू Q2/r², Q1 Q2/r² हो जाता है। तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 है नाभिक का आवेश, इस नाभिक का आवेश प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। Q2 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का माइनस में है, लेकिन हमको माइनस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। 106 गुणे 10⁻19 कूलम बटा r²। आर है दोनों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10 मीटर का होल स्क्वायर कर दो तो तुम्हें बल मिल जाएगा कि हाँ कितना बल लग रहा है हाइड्रोजन के परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच। हाइड्रोजन के परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो कितना बल लगेगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच। 29 नंबर हो गया भाई। 30 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि अगर एक विद्यार्थी Q1 आवेश को नापने में 2% की त्रुटि करता है, Q2 आवेश को मापने में 3% की त्रुटि करता है, उनके बीच की दूरी मापने में 1% की त्रुटि कर रहा है। एक विद्यार्थी है, प्रयोगशाला में गया, ये Q1 आवेश को मापा, तो Q1 आवेश को मापने में लड़के ने 2% की त्रुटि कर दी, Q1 में 2% की त्रुटि कर दी। ये Q2 आवेश नापा, तो Q2 आवेश को मापने में ये Q2 3% की त्रुटि, इसी को मापने में 3%, और दोनों के बीच की दूरी भी मापा। तो बेवकूफ़ हुआ ऐसा था कि दूरियों मापने में 1% की त्रुटि कर दिया। तो हेहू में त्रुटि है, हेहू में त्रुटि है, दूरियों में त्रुटि है, तो जब बल निकालेगा तीनों में त्रुटि कर दिए, तो बल में कितने परसेंट का त्रुटि होगा वही निकालना। बल में कितने परसेंट का त्रुटि होगा, बल में त्रुटि परसेंटेज त्रुटि यानी डेल्टा एफ परसेंट क्या होगा भाई। दो आवेश के बीच बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। भाई इसमें तो कोई त्रुटि होगी नहीं, 9 गुणे 10⁻9 ये तो फिक्स है। लेकिन अब ये फिक्स नहीं रह गया, इसमें भी त्रुटि कर दिया, इसमें भी त्रुटि, इसमें भी त्रुटि, तो एफ बराबर हो गया भाई Q1 इंटू Q2/r²। तब बोलो अगर ये इक्वेशन आ गया तो कह सकते हो कि परसेंटेज एरर इन एफ मतलब डेल्टा एफ परसेंट बराबर परसेंटेज एरर इन Q1, तो डेल्टा Q1 परसेंट और प्लस परसेंटेज एरर इन Q2 डेल्टा Q2 परसेंट और प्लस आर के पावर 2 है, तो 2 को क्या गया आ गया, और आर में परसेंटेज एरर डेल्टा आर परसेंट। तो भाई Q1 में कितने परसेंट का एरर है, Q1 में भाई इस Q1 में 2% प्लस Q2 में 3% प्लस 2 इंटू आर में 1% का है। तो भाई 2 3 5 और 2 7% तो बाबू बल में जो एरर होगा, बल में परसेंटेज एरर होगा 7% का होगा। नहीं जी। तो चलिए भाई 30 क्वेश्चंस तो हो गए, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं भाई कि आप लोग सभी कोई समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। भाई पढ़ते रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, और सारा का सारा क्वेश्चन हम तो बना ही दे रहे हैं। आप भी कोशिश करिए, आपके पास बुक तो होगा ही होगा, नहीं होगा तो हमारे पास आइए, हमारे से बुक ले जाइए। बुक का जो फ़ी है, जो बुक का जो रेट है उसको दीजिए और बुक लेके जाइए और अब अपना क्वेश्चन वोश्चन करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।